हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी रैपिड रिवीजन सीरीज का सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म, जो कि हमारे सिविक्स के पार्ट में है। देखिए बच्चों, आई होप आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। पावर शेयरिंग आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब उसका ही एक अलग पार्ट है और वो है आपका फेडरलिज्म। ठीक है, हमने पावर शेयरिंग में भी इसके कुछ चीजें देखी थी जो फेडरलिज्म से लिंक्ड थी। आज हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे जो है हमारा सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म। ठीक है, अगर हम बोर्ड एग्जाम्स की बात करें तो ये आपका ऑलमोस्ट 3 मार्क्स कंटेन करता है बेटा। 3 मार्क्स का ये चैप्टर है हमारा। ठीक है, 3 मार्क्स का ये चैप्टर है हमारा। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन लेने की बात है नहीं। इसमें कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जो हमें आज कवर करने हैं, जो हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। अब आप कंटिन्यू रहे हमारी इस वीडियो में और अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी को हमारे साथ मिलकर आसान बनाएं। चलिए, पहला टॉपिक हमारा रहेगा इसमें, वो है डेफिनेशन ऑफ फेडरलिज्म। व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म होता क्या है? ठीक है, सेकंड टॉपिक जो है हमारा वो है इसके फीचर्स। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म? ठीक है, थर्ड टॉपिक जो हमारा रहेगा टाइप्स ऑफ फेडरल कंट्री, टाइप्स ऑफ फेडरेशंस या फोर्थ रहेगा हमारा व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। फोर्थ है हमारा व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। उसके बाद हमारा फिफ्थ टॉपिक है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। और लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का वो है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। कुल आपको टोटल 6 टॉपिक्स इस चैप्टर में कवर करने हैं। बहुत इजी है, बहुत अच्छे से समझेंगे हम इस चैप्टर को। कोई ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं इसमें, तो बहुत इजीली चैप्टर समझ में आ जाएगा। बस एक लिंक को आपको कनेक्ट करना है। देखिए, वो हमारा लिंक क्या है, वो है ये कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है? ठीक है, अब किताबी भाषा को साइड में करते हैं, बुकिश नॉलेज साइड में करते हैं और हम अपनी बेसिक नॉर्मल एग्जांपल के रूप से समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तरीके से समझते हैं। ठीक है, हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर में पावर शेयरिंग। 2 केस थे हमारे पास, बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम में हमारे साथ क्या हुआ कि हमने पावर को डिवाइड कर दिया और श्रीलंका में हमने क्या किया कि भाई मेजोरिटेरियन रूल चलेगा। जो मेजोरिटी कम्युनिटी है, जो मेजोरिटी लोग हैं, वही अपना रूल वहां पे करेंगे। उसका पहले वाले का कॉन्सिक्वेंस हमने देखा, सिविल वॉर और ये सब हुए जहां मेजोरिटेरियन रूल था। और जहां पे बेल्जियम वाला केस था, जहां पे हमने देखा कि आपका पावर को डिवाइड कर दिया गया है, वहां पे क्या हो गया बच्चों? पीस रही और डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, उसका पीछे का कारण क्या था? इसको हमने क्या बना दिया? फेडरल गवर्नमेंट बना दिया। फेडरल गवर्नमेंट बना दिया। क्या बना दिया बच्चों? फेडरल गवर्नमेंट बना दिया। ठीक है, तो इससे हमारे पास आ गई इसकी डेफिनेशन। फेडरल गवर्नमेंट की डेफिनेशन क्या होगी भाई? व्हेन पावर इज डिवाइडेड बिटवीन 2 or more form of government or system of government in which power is divided into different categories or different level of government, then it is called federalism. जब हम पावर को 2 या 2 से ज्यादा गवर्नमेंट्स में, पार्ट्स में या लेवल्स में डिवाइड करते हैं, तो वो क्या होती है? हमारा फेडरलिज्म होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे मान लो श्रीलंका की बात करें हम, तो वहां पे कौन सी गवर्नमेंट थी? मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट, मतलब सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट थी जो कि पूरे कंट्री को रूल कर रही थी। वहीं हमने बेल्जियम की बात करी तो वहां पे कितनी गवर्नमेंट थी हमारे पास? सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर आपकी स्टेट गवर्नमेंट और थर्ड आपकी कम्युनिटी गवर्नमेंट भी थी। ठीक है, तो यहां पे पावर को शेयर किया गया बिटवीन 2 और मोर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स। यहां पे पावर को यूनिटरी फॉर्म में सिंगल गवर्नमेंट के पास रखा गया। सिंगल गवर्नमेंट के पास रखा गया। तो जब यहां पावर डिवाइड हुई तो ये क्या हो गया आपका? फेडरल फॉर्म। ये क्या हो गया बच्चों? आपका फेडरल फॉर्म। और ये क्या रह गया आपका? यूनिटरी फॉर्म। हमें क्या पढ़ना है? फेडरलिज्म। तो मतलब व्हेन पावर इज डिवाइडेड बिटवीन 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, then it is called federalism. When power is divided between 2 or more level of government, then it is called federalism. Then it is called federalism. चलिए भाई, तो अब आपको बच्चों ये तो समझ में आ गया कि फेडरलिज्म होता क्या है, फेडरलिज्म होता क्या है। ठीक है, एग्जांपल समझ लेते हैं फेडरल गवर्नमेंट के कौन कौन से। बेल्जियम हो गया आपका, इंडिया हो गया, यूएस हो गया। अगर हम बात करें यूनिटरी गवर्नमेंट तो फ्रांस है, इधर से आपका यूके है। ये आपके यूनिटरी गवर्नमेंट के एग्जांपल्स हैं। चलिए अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। देयर आर 7 फीचर्स। 7 फीचर्स, 7 फीचर्स। 7 अजूबे इस दुनिया के, उसी तरह इसके भी 7 फीचर्स हैं। 7 वंडर्स की तरह 7 फीचर्स हैं। क्या है वो? पहला फीचर है इसका, फर्स्ट फीचर, देयर आर डिवीजन इन 2 और मोर लेवल, 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, 2 और मोर लेवल ऑफ
गवर्नमेंट, टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, फिर दूसरा है आपका डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट गवर्न सेम सिटीजन्स, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट गवर्न सेम सिटीजन्स। कैसे? जैसे कि मान लो इंडिया है, इंडिया एक कंट्री है, ठीक है। अब इंडिया में एक स्टेट है जो है राजस्थान, ठीक है। अब इंडिया की एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, साथ ही साथ राजस्थान में स्टेट गवर्नमेंट है। अब जो रेजिडेंट ऑफ राजस्थान है, रेजिडेंट ऑफ राजस्थान है, वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के अंडर में आएगा। सो दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट गवर्न करेगी सेम सिटीजन को, राइट। ऐसा तो होगा नहीं कि राजस्थान में जो रह रहा है इंसान वो इंडिया में बने हुए रूल्स को नहीं फॉलो करेगा, या कोई ऐसा काम है जो कि इंडिया लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे हो रहा है उसमें उसका पार्टिसिपेशन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। उसको कंट्री की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी गवर्न करेगी और स्टेट गवर्नमेंट भी गवर्न करेगी। तो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन क्या करेगी भाई? सेम सिटीजन को गवर्न करेगी, सेम सिटीजन को गवर्न करेगी। थर्ड एग्जांपल देखेंगे, थर्ड फीचर देखेंगे बेटा, ज्यूरिसडिक्शन। इनका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो कंप्लीटली मेंशन होगा कहां पे? आपका कॉन्स्टिट्यूशन में। ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? लिमिटेशन, दायरा, है ना, एक बाउंड्री है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पावर्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो काम है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट पर्टिकुलर उन्हीं कामों को कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट के जो काम है वो आपके उसके पर्टिकुलर लिस्ट में मेंशन है, स्टेट गवर्नमेंट आपके उन्हीं कामों को कर सकती है। मान लो फोर्थ फीचर है आपका, अगर कुछ प्रोविजंस चेंज करने हैं कॉन्स्टिट्यूशन में रिगार्डिंग फेडरलिज्म, इफ एनी provision need to be changed in constitution, तो उसमें क्या है? सेंट्रल और स्टेट दोनों की पार्टिसिपेशन और दोनों का डिसीजन मैटर करेगा, दोनों का डिसीजन मैटर करेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ना अगर कोई अमेंडमेंट हो रहा है फेडरलिज्म में या कोई स्टेट का बाउंड्री चेंज हो रही है या कुछ और स्टेट से रिलेटेड कोई रूल बन रहा है तो उसमें स्टेट की परमिशन नहीं, स्टेट से नहीं पूछा जाएगा, स्टेट्स की राय नहीं ली जाएगी या उनका डिसीजन मैटर नहीं करेगा, उनका भी डिसीजन रेटिफाई होना जरूरी है। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? अच्छा, मान लो इसमें क्या होगा बच्चों, एक चीज ऐड ऑन कर लेते हैं अपन कि हमारे पास जो सेंट्रल में है लोकसभा है एंड आपकी राज्यसभा है, दोनों में आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी जिसको हम कहते हैं, स्पेशल मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी चाहिए। अगर कोई भी ऐसा चेंज करना है कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिलेटेड टू फेडरलिज्म या स्टेट से रिलेटेड हो या फेडरल पावर से रिलेटेड हो या इंडिया की जो अदर प्रोविंसेस हैं उनसे रिलेटेड हो, तो आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए दोनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, प्लस साथ के साथ ऑलमोस्ट हाफ स्टेट्स का रेक्टिफिकेशन भी चाहिए। मतलब अभी हमारे पास 28 स्टेट्स हैं तो ऑलमोस्ट 14 स्टेट रेक्टिफाई करें या साइन करें उसके फेवर में, तब जाके आप इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, चलो ये भी हो गया। बट मान लो ये सारे प्रोग्राम में कोई इशू आ जाता है, लोकसभा राज्यसभा में कुछ इशू हो जाता है, नहीं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है, तब क्या होगा भाई? तब फिर आएगी हमारी जुडिशरी। ये इसका 5th फीचर है बच्चों, जुडिशरी का रोल रहेगा यहाँ पे। जुडिशरी इंटरप्रेट करके उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगी, जुडिशरी इंटरप्रेट करके उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगी, जुडिशरी इंटरप्रेट करके उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगी। बच्चों ध्यान से समझना, इस चीज को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये हमारे 5 राइट्स हो चुके हैं, 5 फीचर्स हो चुके हैं, सॉरी। जुडिशरी इंटरप्रेट टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। नेक्स्ट, अभी सेंट्रल को देश चलाना है तो उसके पास पैसा चाहिए उसको, साथ ही साथ अगर स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट चलाना है तो उसको फिर मनी की रिक्वायरमेंट है। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉपर्ली स्टेट गवर्नमेंट प्रॉपर्ली सेंट्रल गवर्नमेंट में डिपेंडेंट रही तो उसके पास फिर पैसा नहीं आएगा। मान लो कि सेंट्रल में किसी और पार्टी की गवर्नमेंट है और स्टेट में किसी और पार्टी की गवर्नमेंट में, फिर क्लैशेस और ज्यादा होंगे। इस वजह से रेवेन्यू राइट्स भी, स्पेशली रेवेन्यू ऑटोनॉमी या फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है स्टेट और सेंट्रल दोनों के पास। मतलब स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पे टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करेगी, जैसे कि वेट, वैल्यू एडेड टैक्स, लिकर टैक्स, एग्रीकल्चर पे या जो अदर जो स्टेट के सब्जेक्ट्स हैं उन सब पे जो भी आएंगे आपके वो स्टेट के अंडर में आएंगे, और सेंट्रल जो आपका इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी वगैरह हो गया, ये सेंट्रल के अंडर में आएगा टैक्स वगैरह कलेक्ट करने का। ठीक है,
और इसी रेवेन्यू से स्टेट गवर्नमेंट अपना स्टेट को मैनेज करेगी और एक्स्ट्रा फंड्स भी सेंट्रल की तरफ से आपको प्रोवाइड होते हैं। सेवंथ लास्ट जो फीचर है इसका वो क्या है? भाई फेडरलिज्म का तो एक ही मतलब है, जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था पावर शेयरिंग उसमें भी हमने ये समझा था कि फेडरलिज्म का सिर्फ एक मतलब है कि पहला तो हमें पीस मेंटेन करनी है, ऑटोनॉमी देंगे, लोग डाइवर्सिटी यूनिटी के साथ रहेगी तो कुछ गड़बड़ नहीं होगी उससे। तो उससे क्या होगा भैया? एक तो सेफ गार्ड होगा, देखो दो चीजें देगी आपको सेवंथ फीचर, एक तो है आपका सेफ गार्ड एंड यूनिटी, ठीक है। ऑटोनॉमी है, ऑटोनॉमी का फायदा है लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, सिविल वॉर लाइक कंडीशंस नहीं होंगी, तो यूनिटी बनी रहेगी और देश में सुरक्षा भी रहेगी, सेफगार्ड भी रहेगा, ठीक। सेकंड, सेवंथ का ही सेकंड पॉइंट है बच्चों, सेवंथ का ही सेकंड पॉइंट है, रीजनल डाइवर्सिटी को भी मेंटेन करने का काम करेगा। रीजनल डाइवर्सिटी एग्जांपल के रूप में हम समझेंगे, एग्जांपल हम समझेंगे, देखो बेल्जियम में एक गवर्नमेंट बनाई थी कम्युनिटी गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। क्या काम था भाई इसका? इसका एक ही काम था कि रीजनल डाइवर्सिटी को मेंटेन करें, लैंग्वेज से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, इन सब चीजों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने का काम ये होगा। इसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा आपके बेल्जियम, जर्मन और फ्रेंच तीनों का। तो उसी तरह से ये आपके 7 फीचर्स हैं जो कि फेडरलिज्म को शो करते हैं। अब हमें क्या समझना है? देखो फेडरलिज्म की रिक्वायरमेंट ही क्यों है, पहले तो हम ये समझ लेते हैं। क्या यूनिटरी फॉर्म से हमारा देश नहीं चल सकता? हम एग्जांपल समझते हैं, हम मान लेते हैं कंट्री जो है, एक कंट्री है विच इज इक्विवेलेंट टू आवर हाउस, आवर होम और आवर हाउस, ठीक है। अब इस पूरे देश को चलाना है जिसमें सबसे जो हेड पे है वो है हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, ये होगी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, कंसीडर करेंगे। फिर आती है हमारी पेरेंट्स, ये होगी हमारी स्टेट गवर्नमेंट, और ये हो गए हमारे अंकल आंट हो गए आपके, ये भी स्टेट गवर्नमेंट, अनदर स्टेट, 2 स्टेट्स आर देयर, ये आपकी दूसरी स्टेट गवर्नमेंट होगी। अब उसके नीचे आती है हमारी लोकल गवर्नमेंट, ये हो गए बच्चों आप लोग, ठीक है, किड्स लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। इधर भी इनके किड्स, ये कौन सी गवर्नमेंट होगी? लोकल गवर्नमेंट होगी, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर से हमारा कंट्री भी चल रहा है, ठीक है। अब मान लो कि ग्रैंड पेरेंट्स के पास सारी ऑटोनॉमी है, सारी पावर्स है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा हर डिसीजन आपके ग्रैंड पेरेंट्स ले रहे हैं। मतलब इवन पूरे घर में अगर कोई छोटी से छोटी कील भी आएगी तो भी ग्रैंड पेरेंट्स लेकर आएंगे, और बड़े से बड़ा कोई काम भी होगा तो भी ग्रैंड पेरेंट्स देखेंगे। क्या ये प्रॉपर्ली हर काम को 100% तरीके से कर पाएंगे? क्या मान लो 100% अच्छे से भी कर ले, लेकिन क्या इनके और इनके बीच में या इनके और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा? अब मान लो आपको डेयरी मिल्क खानी है, लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स से बोल दिया कि नहीं नहीं बेटा डेयरी मिल्क नहीं खानी है, मिल्की बार खाओ, तो फिर आप भी नाराज हो जाओगे, भले आप लोकल गवर्नमेंट हो लेकिन फिर भी नाराज हो जाओगे। तो क्या होगा भाई? यही सारी प्रॉब्लम्स क्या करेंगी? इनको और इनको लड़ाएगी। फिर आपके मन में भी क्या होगा? एलिनेशन पढ़ा था ना, एलिनेशन क्रिएट होगा, ठीक है, अलगाव, बदलाव, गुस्सा, कि नहीं नहीं हमारी तो चली नहीं रही है, हम रह क्यों रहे हैं इस घर में, हमें तो मंदिर से उठा के लाए हैं, ये सारी फीलिंग्स क्रिएट होंगी जो कि हम नहीं चाहते। सेम मान लो इसको कंट्री के पर्सपेक्टिव से कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिटरी गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉपर्ली अपनी मनमानी चला रही है, अपने हिसाब से सारा सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चला रही है। अब इंडिया जैसी बड़ी कंट्री में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सब कुछ अपने अकॉर्डिंग चलाने वाली है, अगर अपने अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन अपने अकॉर्डिंग पूरे देश को कंट्रोल करे, तो क्या डीप डाउन हर एक स्टेट, हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक विलेज तक सारी फैसिलिटीज पहुंच पाएंगी? 145 समवेयर अराउंड 145 करोड़ की पॉपुलेशन है ना, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट अकेली पूरी 145 करोड़ की पॉपुलेशन को सेटिस्फाई कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। और अगर स्टेट्स को कोई ऑटोनॉमी नहीं दी जाएगी, किड्स को कोई ऑटोनॉमी नहीं दी जाएगी, मतलब लोकल गवर्नमेंट को कोई ऑटोनॉमी नहीं दी जाएगी, तो क्या इनका डेवलपमेंट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। फिर वही आपका श्रीलंका वाला केस आ जाता है, क्या एलिनेशन होगा, सिविल वॉर होगा, सिविल वॉर की वजह से फिर पीस हार्म होगी, है ना, और ये सारे इश्यूज देश को डेवलप होने से रोकेंगे, तो डेवलपमेंट भी रुक जाएगा। इसी वजह से हमें फेडरल फॉर्म की रिक्वायरमेंट, फेडरल फॉर्म ही हमें प्रोवाइड करेगा कि हमारी कंट्री इन सब फालतू चीजों पे ध्यान ना देते हुए सभी को यूनाइट करके रखे, और दूसरा जो मेन पर्पस है हमारा डेवलपमेंट उस पर फोकस करें, जो मेन पर्पस है हमारा डेवलपमेंट उस पर फोकस करें। दैट्स व्हाई फेडरलिज्म इज आवर इंपॉर्टेंट की फीचर। टाइप्स ऑफ फेडरेशंस, टाइप्स ऑफ फेडरेशन, एक होता है कमिंग टुगेदर, एक होता है होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब बच्चों देखो ज्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात है नहीं, इतना सा समझना है कि एक तो खुद आ गया और एक को होल्ड करके रखा गया।
ठीक है, खुद कौन आया, जैसे एग्जांपल लेते हैं यूएस का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका एक कंट्री नहीं है, अमेरिका कॉन्टिनेंट है, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। अब नॉर्थ अमेरिका के कुछ स्टेट्स एक एग्रीमेंट साइन करते हैं दैट वी विल कम टुगेदर एंड मेक अ फेडरेशन, हम एक साथ आएंगे और एक फेडरेशन बनाएंगे जिस, और वो होगा हमारा एक प्रॉपर्ली, हम एक कंट्री को रेडी करेंगे, इसका नाम होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसमें सेंट्रल स्टेट के पास इक्वल पावर होगी, सेंट्रल के रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने हिसाब से होंगे, स्टेट के अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, स्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशन अपने हिसाब से होंगे, ड्यूअल सिटीजनशिप, तो ये सारी चीजें होगी, वो पर्टिकुलर यूएस में है। ठीक है, ये है आपका कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स आके आपस में जुड़ जाएंगे और आपका कमिंग टुगेदर, सभी स्टेट्स के पास इक्वल पावर होगी, किसी ऐसा नहीं होगा कि किसी स्टेट को स्पेशल पावर दे रखी है, किसी स्टेट के पास कम पावर है, इक्वल पावर हर स्टेट के पास होगी। इसका एग्जांपल आपका यूएसए है, दूसरा एग्जांपल आपका स्विट्जरलैंड है और तीसरा एग्जांपल आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक है हमारा क्या, आपका होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर में क्या है, एक बड़ी कंट्री है, एग्जांपल हो इंडिया, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में। ठीक है, उसके बाद इंडिया के पास प्रॉब्लम थी कि काफी सारे छोटे छोटे प्रिंसी स्टेट्स और कुछ ब्रिटिश ओन आपके ब्रिटिश गवर्न स्टेट्स भी इंडिया में थे, ब्रिटिशर्स के द्वारा, ब्रिटिशर्स ने जो स्टेट्स गवर्न करे हुए थे वो भी इंडिया में थे, जो प्रोविंसेस थे हमारे पास। अब इंडियन गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने क्या किया, उस सभी स्टेट्स को होल्ड किया और एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन रेडी किया। ठीक है, जिसमें सबको स्टेट का स्टेट की बाउंड्रीज सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, सबकी स्टेट की बाउंड्रीज। यहाँ पे क्या है, स्टेट्स अपने आप रेडी हैं, वो एक कंट्री को रेडी कर रहे हैं, मतलब एक कंट्री को क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, एक प्रॉपर कंट्री है जो कि पर्टिकुलर अपने अकॉर्डिंग स्टेट की बाउंड्रीज को अपने लिंग्विस्टिक के अकॉर्डिंग, कल्चर के अकॉर्डिंग, अपने ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग चेंज और मॉडिफाई कर रही है। तो ये आपका एग्जांपल है इंडिया का, जो है आपका होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर में क्या होगा, लार्ज कंट्री डिसाइड करेगी टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। लार्ज कंट्री डिसाइड करेगी टू डिवाइड इट्स पावर, लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ट्विस्ट है, यहाँ पे हर स्टेट के पास इक्वल पावर थी, लेकिन यहाँ पे हर स्टेट के पास इक्वल पावर नहीं होगी। ठीक है, वो आगे बताऊंगा, आर्टिकल 371 जो हमारे इंडिया में है, ठीक है, उससे रिलेटेड है इसका टॉपिक। इसमें क्या होगा कि कुछ स्टेट्स को थोड़ी स्पेशल पावर्स भी दी जाएंगी। इसका एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो इसके आपके एग्जांपल हैं, आपका इंडिया हो गया, स्पेन हो गया और बेल्जियम हो गया, ये तीन एग्जांपल्स आपके यहाँ पे हैं। अगर आप लोगों को टाइप्स ऑफ फेडरेशन समझ में आया, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा है व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, इंडिया को कौन फेडरल कंट्री, कैसे इंडिया आपकी फेडरल कंट्री बन रही है, क्या ऐसी चीजें जो आपकी इंडिया को फेडरल कंट्री बना रहा है। अगर आपको मैं एक चीज बताऊं कि अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। ठीक है, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है, जिसमें काफी सारे स्टेट्स हैं जो कि इंडिया का पार्ट है, मतलब होल्डिंग टुगेदर में है, लेकिन फेडरेशन या फेडरल हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी किसी भी क्लॉज में नहीं लिखा हुआ है। तो वही हम समझेंगे कि फिर इंडिया को, जब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है फेडरल गवर्नमेंट या फेडरेशन के बारे में, तो फिर इंडिया को फेडरल बनाया कैसे गया, इंडिया फेडरल कंट्री बनी कैसे। तो बच्चों है क्या यहाँ पे सीन कि इंडिया स्टार्टिंग से ही पावर डिसेंट्रलाइज कंडीशन में रहा। जैसे कि अगर हम बात करें स्टार्टिंग में, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट हमारे पास थी, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हमारे पास थी, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो पावर यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी। लेटर ऑन जब हमने देखा कि ग्राउंड लेवल पे उतना डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, तो हमने एक डिसीजन लिया और थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया, जो है हमारा लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में दोनों चीज आती है आपकी लोकल गवर्नमेंट में, एक तो आपका रूरल लोकल गवर्नमेंट है और एक आपका अर्बन है। ठीक है, रूरल में आपका पंचायत आ जाता है और अर्बन में आपका म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, दो में तो हमारी वैसे ही पावर डिवाइड थी। जब हमें और फील हुआ कि इंडिया इज अ वास्ट कंट्री एंड यहाँ पे पावर को और ज्यादा डिसेंट्रलाइज करने की, डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि प्रॉपर्ली स्टेट भी डीप डाउन डेवलपमेंट तक नहीं पहुंच पा रहा है या डीप डाउन लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो सिर्फ थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट बनाया गया, जिसको हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, जिसमें रूरल और अर्बन दो टाइप की गवर्नमेंट आपके कंसिडर होती है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए फेडरलिज्म आपकी क्या करता है, पावर को डिवाइड करता है। पावर जब डिवाइड होगी तो फिर पावर अलग अलग कैटेगरीज में हमें शो करनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे कुछ लिस्ट्स बनाई। पहली है आपकी यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट आपका सेंट्रल से रिलेटेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें आने वाले जितने डिसीजंस हैं वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, टोटल कंप्लीट सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई, लोकल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहेगा। फिर सेकंड आती है आपकी स्टेट लिस्ट। इसमें प्रॉपर डिसीजन आपकी स्टेट गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है। लास्ट है आपका कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट both they can take decision on this particular list, but
इफ एनी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट डिसीजन, मतलब मान लो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे दोनों ने डिसीजन दिया, एजुकेशन से रिलेटेड कोई टॉपिक था उस पे दोनों ने कोई डिसीजन दिया, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी दिया और किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट ने भी उसी टॉपिक पे एजुकेशन पे ही कोई डिसीजन दिया, बट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, दोनों के डिसीजंस अलग अलग हैं, तो किसका प्रिवेल होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि सेंट्रल इज सुपीरियर इन दी सिस्टम। ठीक है, फेडरलिज्म में यही होता है, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर होता है, तो सबसे टॉप पे सेंट्रल होगा, उसके बाद स्टेट होगा, देन लोकल गवर्नमेंट होगी, तो सबसे सुपीरियर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ही होगा। अब से कुछ इस लिस्ट के अंदर भी कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो कि सेंट्रल के अंदर आते हैं, कुछ स्टेट में आते हैं और कुछ कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, वो एक बार क्लासिफाई कर लेते हैं। पहला आता है डिफेंस। डिफेंस से रिलेटेड जो भी डिसीजंस होंगे वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेगी। डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, मनी, इन सबसे रिलेटेड जो भी डिसीजन होगा आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। बाकी आपके स्टेट का जो पार्ट है वो है आपका पुलिस। पुलिस आपके स्टेट में आएगा। एग्रीकल्चर आपके स्टेट का पार्ट है। इसके अलावा आपका एग्रीकल्चर हो गया, पुलिस हो गया, कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इरिगेशन हो गया। ठीक है, ये आपका स्टेट का पार्ट है। इसमें जो भी मेजर डिसीजंस होंगे वो आपका स्टेट ही लेगा। थर्ड है आपका कॉन्करेंट लिस्ट, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस और आपका कम्युनिकेशन, मैरिज, एडॉप्शन, ये सब आपका कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट रहेगा। मतलब इन सबसे रिलेटेड जो भी डिसीजंस होंगे वो आपके सेंट्रल स्टेट दोनों ही गवर्नमेंट ले सकती है, दोनों ही गवर्नमेंट ले सकती है। लास्ट है आपका रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स। अब देखिए भाई, जो सब्जेक्ट्स, जो टॉपिक्स इन तीनों लिस्ट में नहीं आएंगे, इन तीनों लिस्ट में नहीं आते हैं, वो होते हैं आपके रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स। रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स में क्या हो गया आपका? साइबर सिक्योरिटी हो गया, साइंस, स्पेस हो गया, स्पेस से रिलेटेड जो भी आपका रूल्स वगैरह रेगुलेशंस आएंगे वो सब हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये सब आपका रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स का पार्ट होंगे। पर्टिकुलर रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स में जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएंगे, वो भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ही ले सकता है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होगा। ये आपकी तीनों लिस्ट है प्लस आपके रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं, हमने डिस्कस किया था एक टॉपिक कि स्टेट गवर्नमेंट जो आपका फेडरलिज्म होता है, वहां पे पावर जो होती है वो हर एक स्टेट को इक्वली डिवाइड नहीं होती, कुछ स्टेट्स के पास एक्स्ट्रा पावर्स, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं। कहाँ होते हैं और कैसे होते हैं अभी समझेंगे। जैसे अगर हम बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 371 जो है वो स्पेशल ऑटोनॉमी पावर देता है कुछ स्टेट्स को, जो है आपका असम, नागालैंड, मणिपुर। ठीक है, पहले आपको इसमें जम्मू एंड कश्मीर भी आता था, बट आफ्टर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 उसको यहाँ से हटा दिया गया है। इसमें कुछ स्टेट्स हैं, ठीक है, आर्टिकल 371। ठीक है, पहले स्टेट्स देख लो कौन कौन से हैं। अरुणाचल प्रदेश हो गया, अच्छा, मिजोरम, असम और नागालैंड, ये आपके स्टेट्स इसमें आते हैं। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इनके पास स्पेशल पावर क्या है? इनके पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे मेन रीजन क्या था स्पेशल पावर्स देने का, क्योंकि ये जो एरियाज है यहाँ पे इंडिजिनस पीपल रहते हैं, जो हमारे मेनली ट्राइबल्स हैं, जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं, वो सर्वाइव करते हैं। तो अदर जो पर्सन है पूरे कंट्री के, वो यहाँ पे तो परमानेंट लैंड वगैरह नहीं परचेज नहीं कर सकते, हाउस परचेज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या जो हिल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इनको मतलब आइसोलेट करके ये जैसे वहां पे अपने फ्रीडम से रहना चाहते हैं उस तरह से इनको फ्रीली यहाँ पे रहने का फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। तो ये कुछ स्पेशल राइट्स हमारे आर्टिकल 371 के अंदर इन स्टेट्स को गवर्नमेंट देती है। अब अगर हम बात करें इसमें एक और चीज हमारे पास, वो है हमारी यूटीज, यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज क्या होती है बच्चों? जो आपकी यूनियन टेरिटरीज है, यूटीज, यूनियन टेरिटरीज, इंडिया में अभी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसमें से आपके जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी, इन तीनों में आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। जो हमारे पास 5 यूनियन टेरिटरीज हैं वो ना इतने बड़े हैं। देखिए मेनली तो जो 8 यूनियन टेरिटरीज या जो भी यूनियन टेरिटरीज होती हैं आपकी, वो इसी हिसाब से बनाई जाती हैं कि ना तो एक स्टेट में मर्ज किए जा सकते हैं, पहला, क्योंकि ना इतने ये छोटे हैं, और ना ही इनको एक प्रॉपर स्टेट बनाया जा सकता है, इतने ये बड़े भी नहीं है। ठीक है, इसलिए इनको यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। और यूनियन टेरिटरीज आपकी डायरेक्टली कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है,
बाकी आपके इसमें 3 यूनियन टेरिटरीज में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, बाकी 5 में नहीं है। ठीक, चलिए अब हमारे लास्ट के 2 टॉपिक बच रहे हैं। पहला है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। हाँ, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। इसमें भी 3 टॉपिक्स हमारे पास। पहला है लिंग्विस्टिक स्टेट्स, सेकंड टॉपिक है लैंग्वेज पॉलिसी, और थर्ड टॉपिक है आपका सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। थर्ड टॉपिक है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। पहला टॉपिक देखेंगे लिंग्विस्टिक स्टेट्स। देखिए क्या हुआ, जब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट होता है उसके बाद काफी बार ऐसी इश्यूज हुए या ऐसी आवाज उठी कि लैंग्वेज के नेम पर या लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही स्टेट्स को मॉडिफाई किया जाए या लैंग्वेज के अकॉर्डिंग स्टेट्स को बनाया जाए, लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए जाए, जैसे पर्टिकुलर एक लैंग्वेज बोलने वाले ही लोग रहते हैं। ठीक, बट जो हमारे सीनियर मोस्ट लीडर्स थे जैसे कि पंडित नेहरू, सरदार पटेल, ये थोड़ा उस समय ऐसे डरे हुए थे कि नहीं अगर हम अभी लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाएंगे तो हो सकता है कि और ज्यादा भारत के टुकड़े हो जाएंगे, सेसेशंस जैसे मूवमेंट्स हमें वापस से देखने को मिले, क्योंकि अभी अभी हम इंडिपेंडेंस के साथ पार्टीशन भी देख चुके थे। बट आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, 1953 में एक लीडर थे पोत्ती श्रीमल्लू। ये क्या करते हैं जो ये हंगर स्ट्राइक पे आ जाते हैं। ये थोड़ा आंध्र साइड से थे, है ना। ये वाला जो आपका पार्ट है इसमें ये आपका आंध्र प्रदेश वाला है, ये पूरा पहले मद्रास के अंडर में आता था। ये मद्रास होता था, मद्रास था ये, ठीक है। तमिलनाडु वगैरह सब बाद में बने, मद्रास था, मद्रास के कुछ पार्ट्स में आता था। तो इनको चाहिए था कि आंध्रा में जो तेलुगु स्पीकिंग लोग हैं, तेलुगु स्पीकिंग पीपल हैं, उनके लिए एक अलग स्टेट बनाया जाए जिसको हम आंध्रा कहें, ठीक है। तो उसके लिए हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाते हैं। अब जब हंगर स्ट्राइक पे बैठते हैं तो 56 डेज तक कंटिन्यूएशन में रहते हैं हंगर स्ट्राइक, और 56 डेज बाद इनकी डेथ हो जाती है। एक रीजन ये रहता है कि इनकी डेथ के बाद हमें एक फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट मिलता है 1953 में, जो था आंध्रा, ठीक है। उसके बाद स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया जाता है जो कि 1956 में हमें ऑलमोस्ट 14 स्टेट्स रीमॉडिफाई करके बनाकर देता है, ठीक। साथ ही साथ क्या होता है बच्चों, जब हम स्टेट्स ऑन द बिहाफ ऑफ लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक स्टेट्स को रीमॉडिफाई करते हैं या रीडिजाइन करते हैं, तो हमारे मन में जो डर था कि सेसेशन हो जाएगा, अलग हो जाएंगे, वो डर खत्म हो जाता है। क्योंकि इससे क्या होता है, कंट्री की इंटीग्रिटी और यूनिटी और ज्यादा बढ़ती है। वो होता है ना कि हमने अगर किसी को थोड़े राइट्स दिए तो वो और उसको फील होगा कि नहीं माय कंट्री इज विद मी या दे आर माय पीपल। तो मतलब हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी कि नहीं हो सकता है पार्टीशन जैसी कंडीशंस वापस आ जाए, वो सब नहीं होता है और कंट्री की यूनिटी बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाती है। इसी के बाद हम लिंग्विस्टिक स्टेट्स के साथ साथ कल्चर के अकॉर्डिंग, ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग और एथनिसिटी के अकॉर्डिंग भी स्टेट्स समर्ज या कंपोज करते हैं या रिमॉडिफाई या रिस्ट्रक्चर करते हैं। जैसे कि यूपी से उत्तराखंड बना, उत्तराखंड आपका उसका ज्योग्राफी अलग है, इस वजह से उत्तराखंड अलग बनाया गया, यूपी से अलग किया गया। फिर झारखंड बनाया गया, छत्तीसगढ़ बनाया गया, अदर काफी सारे, पंजाब हरियाणा का जो डिवीजन हुआ, पहले पंजाब और हरियाणा एक ही थे, फिर लैंग्वेज के बैरियर्स की वजह से पंजाब और हरियाणा को अलग अलग स्टेट बनाया गया। इस तरह से डिवीजन होते रहे और हमारा लास्ट जो लेटेस्ट डिवीजन हुआ था वो हुआ था तेलंगाना का, तेलंगाना 2014 में, और इसी साल हमने उसका 10 ईयर्स कंप्लीशन भी सेलिब्रेट किया है। ये भी आपके लैंग्वेज के बिहाफ पे डिवाइड हुआ है आंध्र प्रदेश से, ठीक है। तो आपका एक तो ये हो गया। सेकंड है आपका लैंग्वेज पॉलिसीज, लैंग्वेज पॉलिसीज। अब देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ना तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो थे उनका मानना ये था कि मैक्सिमम लोग हिंदी स्पीकिंग पीपल है, इंडिया में हिंदी स्पीकिंग पीपल है, तो इंडिया की नेशनल लैंग्वेज क्या बना दी जाए, हिंदी बना दी जाए, ठीक है। अब जो नॉन हिंदी स्पीकिंग थे उन्होंने इस चीज पे आर्गुमेंट किया, जैसे जो साउथ इंडियंस थे या जो भी नॉन स्पीकिंग थे उनको लगा नहीं हिंदी नहीं होगी क्योंकि हमें हिंदी नहीं आती, हम हिंदी नहीं बोलते हैं। तो उनका प्रॉब्लम थी कि नहीं आप हिंदी को नहीं किसी और भाषा को नेशनल लैंग्वेज बना दीजिए। बट इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इंडिया के पास आज तक अपनी नेशनल लैंग्वेज ही नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ हम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी में भी बिलीव करते हैं, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी में भी बिलीव करते हैं। तो हम किसी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बना दें तो बाकी सारे लोग नाराज हो जाएंगे, तो फिर वापस वही पीस हार्म होगी और हमारी एलिनेशन और ये सारी चीजें क्रिएट होगी, सिविल वॉर, ऑल दीस थिंग्स विल हैपन। तो इन सबको रोकते हुए हमने क्या किया, 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज बनाई, हिंदी प्लस 21 अदर लैंग्वेजेस, जिसमें आपकी बोडो आ गई, मणिपुरी आ गई, तेलुगु हो गई, तमिल हो गई, मलयालम हो गई, पंजाबी, आपके उड़िया, मराठी, बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंडर में, संस्कृत, ये सारी लैंग्वेजेस के अंडर में ये शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है। साथ ही साथ हमने 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस बनाई, 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब राजभाषा, राजभाषा मतलब जो भी ऑफिशियल वर्क्स करने हैं वो इन 2 लैंग्वेजेस में आप कर सकते हैं। पहली है आपकी हिंदी, दूसरी है आपकी इंग्लिश। अब क्या था बच्चों, इनिशियली तो
इंग्लिश को सिर्फ 15 ईयर्स के लिए, मतलब 1950 में रेडी किया और उसके बाद 1965 तक के लिए ही वैलिड रखना था एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। बट जब 1965 में इसको हटाने का टाइम आया तो साउथ इंडिया साइड से थोड़ा, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से थोड़े कह सकते हैं हम वॉयलेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जो कि अगेंस्ट में थे कि नहीं हिंदी को सॉरी इंग्लिश को नहीं हटाया जाए। इसी वजह से आज तक इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे यहाँ पे कंटिन्यू चल रही है। तो ये है आपका लैंग्वेज पॉलिसीज, ठीक है। मतलब हमें यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की हमें इतनी वैल्यू है हमारे देश में कि हम किसी भी एक पर्टिकुलर मिनोरिटी को भी हार्म नहीं करना चाहते हैं, चाहे वो 1% हो, 2% हो या 0.1% हो। इसलिए हमने सेकंड फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने के लिए सेकंड फॉर्मेशन हमारी लैंग्वेज पॉलिसीज में किया। थर्ड है हमारे सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। देखो जो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस का क्या फंडा है कि जब तक सेंट्रल सुपीरियर है तब तक सेंट्रल स्टेट रिलेशंस अच्छे नहीं रह सकते। जैसे कि अगर हम बात करें तो आफ्टर इंडिपेंडेंस वन पार्टी एरा, ये वन पार्टी डोमिनेंस एरा भी था कुछ 15-20 सालों तक। मतलब इनिशियल तीन फेज तो जो हमारे 1952, 57 और 62 वाले इलेक्शन होते हैं हमारे, कंटिन्यू कांग्रेस की गवर्नमेंट बहुत अच्छे से अच्छी सीट्स मेजोरिटी में आ रही थी, सेंट्रल स्टेट दोनों में आ रही थी। तो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में वहां पे थोड़ा हार्म था। या अगर हम बात करें कि जब सेंट्रल ज्यादा स्ट्रांग है और स्टेट गवर्नमेंट उतनी स्ट्रांग नहीं है तो सेंट्रल विल डोमिनेट दी स्टेट, सेंट्रल विल डोमिनेट दी स्टेट। बट ये एरा आपका खत्म हुआ और कोलिजन गवर्नमेंट एरा एस्टैब्लिश होता है। कंप्लीट कोलिजन गवर्नमेंट एरा स्टार्ट होता है आपका 1989 से, 1989 1990 से। ठीक है, गवर्नमेंट नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आई थी, गुजराल, एच.डी. देवेगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, इन सबकी जो गवर्नमेंट आई, फिर आपके मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट, यहां तक आपका वन पार्टी एरा ही चलता रहा। ठीक, और वन पार्टी एरा नहीं, कोलिजन गवर्नमेंट एरा रहा। कौन सा एरा बच्चों? कोलिजन गवर्नमेंट एरा। अब देखो कोलिजन गवर्नमेंट में क्या होता है, कोलिजन गवर्नमेंट की डेफिनेशन समझेंगे, व्हेन टू और मोर पार्टीज जॉइन टुगेदर मेक अलायंस एंड देन फॉर्म द गवर्नमेंट। दो पार्टीज आएंगी, जुड़ेंगी, अलायंस बनाएंगी और गवर्नमेंट फॉर्म करेंगी। जब किसी एक पार्टी के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं होगी तो फिर क्या होता है, कोलिजन गवर्नमेंट बनती है और उसमें दो या दो से ज्यादा पार्टीज आके जुड़ती है। ठीक है, अब इसमें जो स्टेट की रीजन की छोटी छोटी पार्टीज होती है ना, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मान लो सेंट्रल में किसी एक्स पार्टी की गवर्नमेंट है और एक स्टेट है केरल, वहां पे एक रीजनल पार्टी है वाई। अब इनके पास मेजॉरिटी नहीं है तो ये इनको सपोर्ट करेंगे। अब बताओ आप मुझे कि बदले में क्या कभी ऐसा होगा कि केरल की गवर्नमेंट को सप्रेस आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। या कभी उनको डोमिनेट कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी हद तक उनको डोमिनेट करने की कोशिश करेगी तो वो अपना हेल्प वापस ले लेंगे, उनका समर्थन वापस ले लेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी गिर जाएगी, गवर्नमेंट गिर जाएगी, तो वापस से रिफ्रेश इलेक्शंस आपको करवाने पड़ेंगे। तो 1990 के बाद का जो टाइम था उसके बाद आपके सेंट्रल और स्टेट के रिलेशंस काफी अच्छे हुए हैं, क्योंकि छोटी पार्टीज का बहुत बड़ा रोल रहा है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन के टिल ईयर 2014। और अभी वापस 2024 से भी यही हमने देखा है कि सेंट्रल पार्टी को अलायंस जो उनके हैं स्टेट पार्टीज, उन्होंने हेल्प करी है गवर्नमेंट फॉर्म करने में। तो ये आपका सेंट्रल स्टेट का रिलेशन हो गया। लास्ट टॉपिक है आपका इसका डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। लास्ट टॉपिक है आपका डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। अब बच्चों डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है ये समझो आप पहले। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? when power is taken away from central and state government and give to local government। तो पावर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट तक पहुंचा दी जाती है, लोकल गवर्नमेंट को दी जाती है, तो उसे क्या कहते हैं हम? डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। ये कब हुआ? देखिए पंचायती राज तो हमारे यहाँ पे आजादी के समय से था। पहले हमारे पंचायत एस्टैब्लिश हुई नागौर राजस्थान में 1949 में, बट जो प्रॉपर फॉर्मेट जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं कि प्रॉपर इलेक्शंस टाइम टू टाइम सारा काम होना, प्रॉपर वैलिडेशन होना, एक प्रॉपर इलेक्शन कमीशन के लिए सेटअप करना, वो सब नहीं था। वो हमने एस्टैब्लिश किया 1992 में। ये मेजर डिसीजन हमारी गवर्नमेंट ने लिया 1992 में। कॉन्स्टिट्यूशन में 2 अमेंडमेंट्स किए गए, एक था आपका 73rd अमेंडमेंट और एक था आपका 74th अमेंडमेंट। ठीक है, आपकी बुक में नहीं है, जनरल नॉलेज के लिए समझिएगा। ठीक है, एग्जाम में लिख के आओगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट आपका एग्जामिनर आपको देगा इसका। 73rd अमेंडमेंट आपके पंचायती राज से रिलेटेड था, पंचायती राज से रिलेटेड आपका 73rd अमेंडमेंट था। और 74th अमेंडमेंट आपका म्युनिसिपैलिटीज से रिलेटेड था, म्युनिसिपैलिटीज से रिलेटेड था। ठीक है, इसके कुछ फीचर्स थे 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के, 5 फीचर्स थे। एक तो रेगुलर इलेक्शंस करवाए जाए, एससी, एसटी एंड ओबीसी जो है कैटेगरीज, इनको रिजर्व्ड सीट्स प्रोवाइड की जाए। वुमेन को 1/3 रिजर्वेशन दिया जाए इलेक्शन में। प्रॉपर एक स्टेट इलेक्शन कमीशन एस्टैब्लिश किया जाए फॉर द इलेक्शन ऑफ योर लोकल गवर्नमेंट। एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया जाए फॉर द इलेक्शन ऑफ योर लोकल गवर्नमेंट। और स्टेट हैज टू शेयर its power and revenue with the local government। ठीक,
ताकि डीप डेप्थ ऑफ द कंट्री का डेवलपमेंट भी साथ के साथ हो सके। ठीक है, अगर हम इस लोकल गवर्नमेंट मॉडल की बात करें तो ये मॉडल हमारा गांधीयन आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड है। ठीक है, हमारे गांधी जी जो है, महात्मा गांधी बिलीव करते थे कि आपका गवर्नमेंट जो स्टार्ट हो वो सबसे स्ट्रॉन्ग आपकी गवर्नमेंट लोकल वाली होनी चाहिए, लोकल गवर्नमेंट आपकी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि जब डीप डाउन लेवल पे, जो ग्राउंड लेवल है, वहां पे अगर आपका गवर्नमेंट अच्छा काम करेगी, वहां पे अगर डेवलपमेंट जल्दी होगा तो नेशनल लेवल पे ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट अच्छा होता चला जाएगा। अगर हमारी रूट स्ट्रॉन्ग होगी तो हमारी बिल्डिंग बहुत अच्छी बन पाएगी। वो उनका मानना था। ये सिस्टम हम 1992 में लेके आए। इसके 5 फीचर्स थे या 5 रूल्स थे, जो भी आप समझे इसको एक बार देखें हम। एक तो रेगुलर इलेक्शंस होनी चाहिए, एसपी एससी ओबीसी को रिजर्व सीट्स मिलेगी, वुमेन्स के लिए 1/3 रिजर्वेशन है, 33% सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन फॉर इलेक्शन। स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया जो कि प्रॉपर्ली म्युनिसिपैलिटीज और आपके पंचायती राज के इलेक्शंस कंडक्ट करवाएगा। लास्ट आपका स्टेट को पावर शेयर करनी पड़ेगी और उसका रेवेन्यू भी शेयर करना पड़ेगा ताकि लोकल लेवल पे अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। अब इसमें 2 पार्ट्स थे आपके, एक तो रूरल लेवल था आपका, एक था आपका अर्बन। ठीक है, ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। देखिए फटाफट से, रूरल में क्या होगा, आपकी पंचायत होगी, पंचायत। इसमें क्या होगा कि पहला होगा आपका ग्राम पंचायत, फिर होता है आपका उसके बाद पंचायत समिति, और लास्ट होगा आपका, पहला हो गया आपका ग्राम पंचायत, सेकंड होगी आपकी पंचायत समिति, और थर्ड होगा आपका जिला परिषद। वही सिस्टम है कि यहाँ पे भाई आपके वार्ड मेंबर्स होंगे, वार्ड मेंबर्स, पंच जिनको हम बोलते हैं पंच, और उन पे जो हेड होगा वो होगा सरपंच। ठीक, विलेज लेवल पे आपकी होगी ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, फिर उससे सुपीरियर आपका ब्लॉक लेवल पे अगर हम बात करेंगे तो वहां होंगी आपकी पंचायत समिति। 3-4 ग्राम पंचायत मिलकर एक पंचायत समिति क्रिएट करेंगी, 3-4 पंचायत समिति मिलकर एक जिला परिषद क्रिएट करती है। ये आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। ठीक है, अब इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं, आपके पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया का एमएलए है वो, वहां के आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो, साथ ही साथ इन पंचायत समिति के जो मेंबर्स हैं वो, और लास्ट आपके एक ब्यूरोक्रेट भी होते हैं जो कि आपके एक सिविल सर्वेंट आप बोलते हैं उसको, सिविल सर्वेंट इनके पार्ट होते हैं। ठीक है, जो जिला परिषद का हेड होता है उनको चेयरमैन कहा जाता है, या जिला परिषद भी कह सकते हैं हम, हेड ऑफ जिला परिषद होते हैं। ठीक है, वही अगर हम दूसरे सेक्टर की बात करें वो है हमारा अर्बन। अर्बन में होती है आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, और सेकंड होती है आपकी म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, पहले होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सेकंड होती है आपकी म्युनिसिपैलिटीज। म्युनिसिपैलिटीज जो है वो आपकी छोटे टाउन्स वगैरह के लिए, छोटी सिटीज या छोटे टाउन्स के लिए, ये आपकी बड़ी सिटीज या मेट्रोपॉलिटन सिटीज, मेगा सिटीज वगैरह के लिए होता है। ठीक है, इनका जो हेड होता है, हेड जो होते हैं इनके, यहाँ पे भी इलेक्शन में होते हैं, पार्ट से जो आपके कॉर्पोरेटर्स होते हैं वो, प्लस आपके उनसे ही जो मेजॉरिटी होती है उससे आपके हेड बनते हैं, वो जो हेड होंगे उनका नाम होगा मेयर। ठीक है, और इनके जो हेड होते हैं वो आपके म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन कहलाते हैं, म्युनिसिपल चेयरमैन। क्या बोलते हैं बेटा उनको, म्युनिसिपल चेयरमैन बोलते हैं, या म्युनिसिपल चेयरपर्सन बोलते हैं, चेयरपर्सन लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसके बेनिफिट्स क्या है और इसकी लिमिटेशंस क्या है ये समझ लीजिए। इसमें आपका ये चैप्टर हो गया एकदम कंप्लीट, चैप्टर हो गया एकदम कंप्लीट। देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन के पहले बेनिफिट्स देखेंगे, फिर इसकी लिमिटेशंस देखेंगे। जो लोकल पीपल हैं उनके पास थोड़ा पावर आ गया, पावर आएगा, उनकी वॉइस वो डेमोक्रेसी में रेज कर सकते हैं। ठीक, लोकल पीपल कैन रेज देयर वॉइस इन डेमोक्रेसी। ठीक, एक तो ये बेनिफिट है। सेकंड बेनिफिट क्या है, वुमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, वुमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। इंक्रीज होगा। थर्ड है कि ऑलमोस्ट 36 लाख वोटर्स आपके इसमें वोट करेंगे। ठीक है, ये एक बेनिफिट है कि जो ग्राउंड लेवल पे लोग वोटर्स हैं, 36 लाख वोटर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। और लास्ट होगा कि गवर्नमेंट बिल्कुल डीप ग्राउंड लेवल पे, गवर्नमेंट एकदम ग्राउंड लेवल तक ग्राउंड लेवल। लिमिटेशंस क्या है, अभी भी कहीं कहीं हम देखें तो प्रॉपर इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, नो प्रॉपर इलेक्शंस टिल नाउ। सेकंड लिमिटेशन क्या है, नो शेयरिंग ऑफ पावर एंड नो sufficient revenue by state government। दोनों ही चीज इतनी प्रॉपर्ली नहीं हो पा रही है। देखिए बेनिफिट्स तो क्या हो गया आपके,
जो लोकल पीपल हैं उनकी वॉइस रेज होंगी, वो अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, अपनी समस्याओं के बारे में डेमोक्रेसी में बोल पाएंगे, ठीक है, उससे उनकी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो पाएगी। वुमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा क्योंकि 1/3 रिजर्वेशन दे रखा है, नए वोटर्स ऐड होंगे, साथ ही साथ गवर्नमेंट ग्राउंड लेवल तक वर्क अच्छे से कर पाएगी। लेकिन लिमिटेशंस क्या है, इलेक्शंस अभी तक भी कुछ कुछ जगहों पे प्रॉपर्ली नहीं होते हैं, और सेकंड आपकी कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स लोकल गवर्नमेंट को उतनी सफिशिएंट पावर और उतने रेवेन्यू भी नहीं प्रोवाइड कर रही है कि वो डेवलपमेंट अच्छे से कर पाए। ये कुछ पावर्स, बेनिफिट्स एंड आपकी लिमिटेशंस है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको चैप्टर समझ में आया तो अभ्यास संकुल ASCI के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और इन सारे वीडियोस के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहें, ताकि हम आपके लिए और अच्छी इस सीरीज से रिलेटेड वीडियोस जल्द से जल्द लेकर आए और आपके 2 मंथ्स में पूरा रैपिड रिवीजन कोर्स को कंप्लीट कर दें।